लोग कहते हैं कि मुंबई शहर आपको बदल देता है, लेकिन आज का जो हमारा केस है वो ये साबित कर देगा कि मुंबई शहर किसी को बदलता नहीं है, वो बस उनके असली चेहरे सामने लेकर आता है। बिहार की एक लड़की जो कि मुंबई आना चाहती थी, वहाँ की फ्री और ग्लैमरस लाइफस्टाइल जीना चाहती थी, उसके लिए वो एक आसान सा तरीका चुनती है। वो एक ऐसे लड़के से शादी करती है जो कि ऑलरेडी मुंबई में रहता हो। मुंबई आने के लिए वो शादी करती है, शादी के बाद वो मुंबई आती है और मुंबई की फ्री और ग्लैमरस लाइफस्टाइल जीने के लिए वो एक नहीं 2 जॉब्स करती है। लेकिन बहुत ही जल्द उसकी फ्री और ग्लैमरस लाइफस्टाइल उसका ग्रेवयार्ड बन जाती है, क्योंकि बहुत ही ब्रुटैलिटी से उसका मर्डर कर दिया जाता है। लेकिन ये मर्डर आखिर किया किसने और ये मर्डर किया क्यों गया है? देखिए, क्यों किया गया है तो मुझे तो ये लगता है कि जब कोई बहुत ज़्यादा उड़ना चाहता है और जब कोई बहुत ज़्यादा उड़ने लगता है तो लोगों को ये चीज़ रास नहीं आती है और वो लोग उसके पंख काट देते हैं। लेकिन ये मर्डर जितनी ब्रुटैलिटी से हुआ है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस खोज में और जानते हैं कि उस बिहार की लड़की की मौत के पीछे आखिर असली गुनहगार है कौन। 25 मई 2023 एक ऐसी रात थी जब चंद्रमा को अमावस्या से निकले हुए सिर्फ 5 दिन हुए थे। इसका मतलब उसमें अभी भी काली घटाएं बाकी थीं और वो काली घटाएं एक काले दृश्य को रिप्रेजेंट कर रही थी। मुंबई के नए गांव के एक अपार्टमेंट में कोई नहीं था सिवाय एक लड़की के, जिसके मुंह को पीछे से दबाया जा रहा था और जो आदमी उसके मुंह को दबा रहा था उसके दूसरे हाथ में एक चाकू था। वो लड़की खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष तो करना चाहती थी, लेकिन वो इस हालत में ही नहीं थी, क्योंकि उसके सर पर एक घाव था जिससे लगातार खून बह रहा था, क्योंकि उसी आदमी ने उसके सर को दीवार से कुछ देर पहले ही जोर से पटका था। खुद को छुड़ाने के असफल संघर्ष के बीच अब वो उस चाकू को अपने गले पर महसूस करती है और एक तेज जलन और दर्द के साथ अब उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। खुद की सांस को पकड़ने की कोशिश के बीच उसकी नजर सामने जाती है, जहां पर उसकी 14 महीने की बेटी सोई हुई थी। लेकिन अब उसकी बेटी की नींद भी खुलने लगी। लेकिन जहां एक तरफ उसकी बेटी की आंखें खुल रही थी, वहां पर इसके आंखों के सामने अंधेरा आने लगा था। दर्द, सांस लेने के लिए संघर्ष और अब उसके बाद उसकी बेटी का क्या होगा, इस सोच के साथ उसका शरीर ढीला पड़ जाता है। जो आदमी चाकू चला रहा था वो उस शरीर के ढीला पड़ते ही रुक जाता है और अब उसकी नजर जाती है उस 14 महीने की बच्ची पर, क्योंकि अब वो रोने लगी थी। वो उस बच्ची के लिए उन खून भरे हाथों से दूध की बोतल ले आता है जिन हाथों पर उसकी माँ का ही खून लगा हुआ है। बोतल को पकड़ते वक्त वो खून उस बोतल पर भी आ गया था, लेकिन उस मासूम बच्ची को कहाँ पता है कि अभी अभी क्या हुआ है, इसीलिए वो दूध मिलते ही शांत हो जाती है। लेकिन इसके बाद वो आदमी सोचता है कि अब इस लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए और तब वो एक दूसरे आदमी को फोन करता है। वो दूसरा आदमी रात में करीब 9:30 बजे तक पहुंचता है और तब दोनों मिलकर वो काम करते हैं जो किसी इंसान के लिए संभव ही नहीं है। वो काम किसी हैवान का ही हो सकता है। अब इन दोनों का सबसे बड़ा कंसर्न था कि इस लाश को कहाँ ठिकाने लगाया जाए और दूसरा कि इसकी आइडेंटिटी को कैसे छुपाया जाए। आइडेंटिटी छुपाने के लिए इन लोगों ने सोचा कि सर को ही धड़ से अलग कर देते हैं, न रहेगा चेहरा और ना ही इसे कभी कोई पहचान पाएगा। लेकिन जिस चाकू से उसने गला रसीदा था वो चाकू बहुत छोटा था और तब उसने एक बड़ा चाकू लेकर आया और अब उस आदमी पर हैवानियत सवार हो चुकी थी। उसने एक चाकू के वार से ही उस लड़की का सर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने एक बड़ा बैग लेकर आए, लेकिन वो ये चीज़ समझ गए थे कि उतनी बड़ी बॉडी उस बैग में आने वाली नहीं है। और इसके बाद उन्होंने धड़ से उसके पैरों को अलग किया, उसे उस बैग में डाला, उसके सर को एक पॉलिथीन में रैप किया और उसके बाद वो लोग वहां से निकल पड़े। इस हैवानियत भरे कृत्य के बाद शायद पंचमी के चंद्रमा ने भी अपनी नजर फेर ही ली होगी, क्योंकि उस बिल्डिंग से निकलने के बाद दोनों अंधेरे में कहीं गायब हो गए थे। इस घटना को हुए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए, लेकिन फिर भी उस लड़की के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा था और उस घटना के बारे में किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। तो क्या वो हैवान निकल चुका था? नहीं, कि पूर्णिमा की तरफ बढ़ता चांद जैसे जैसे अपनी रोशनी को पा रहा था, इस केस में भी
अब एक रोशनी पड़ने वाली थी। और इस घटना के करीब 7 दिन बाद, मतलब कि 2 जून को सुबह करीब 8 बजे पुलिस को एक खबर मिलती है। खबर ये कि कुछ साफ सफाई करने वाले लोगों को पाटन बंदर बीच में एक सर कटी डेड बॉडी मिली है, जो कि एक बैग में बंद है। पुलिस तुरंत उस जगह पर पहुंचती है और यहां से शुरू होती है हमारी खोज उस हैवान को ढूंढने की। जब पुलिस ने उस बैग को खोला तो उनके सामने का नजारा उस हैवान की हैवानियत का परिणाम था। पुलिस के सामने एक सर कटी डेड बॉडी थी, जिसका धड़ और पैर दोनों भी अलग हो चुके थे। लेकिन हाँ, उस डेड बॉडी के राइट हैंड में एक टैटू बना हुआ था। वो टैटू कुहनी से शुरू होकर हथेली तक जाता था। वो टैटू एक त्रिशूल का था जिसमें डमरू बना हुआ था। अब पुलिस ने उस डेड बॉडी की और उस बैग की बारीकी से जांच करना शुरू की, इस उम्मीद में कि उन्हें कोई तो आइडेंटिटी मिले ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये लड़की कौन है। लेकिन उस हैवान ने तो सर अलग ही किया था कि कोई आइडेंटिटी मिल ही न सके, और इसीलिए पुलिस को वहां पर कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन जब पुलिस उस बैग को बारीकी से चेक करती है तो उस बैग पर उन्हें एक स्टिकर मिलता है, और वो स्टिकर पे लिखा था सातीवली। ये एक बैग का लोकल ब्रांड था। पुलिस ने सोचा इस लोकल ब्रांड की मदद से शायद ये पता किया जा सके कि आखिर ये बैग किस एंड कंज्यूमर तक पहुंचा है, और इसी उम्मीद में पुलिस ने उस बैग को अपने एविडेंस में लिया और उस बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया। पुलिस ने अपनी इस खोज को 2 सिरे से आगे बढ़ाया। पहला तो उन्होंने हर उस मिसिंग कंप्लेंट को ढूंढने की कोशिश की जो अभी पिछले कुछ दिनों में आई हो और जिसका इस बॉडी से डिस्क्रिप्शन मैच होता हो, और दूसरा उन्होंने बैग बनाने वाले उस लोकल ब्रांड को पकड़ा ताकि इस बैग के बारे में पता किया जा सके कि इसका एंड कंज्यूमर कौन था। जब पुलिस ने उस लोकल ब्रांड के एक रिप्रेजेंटेटिव से बात की तो उन्हें पता चला कि ये करना तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास उनके बैग्स का कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर तो होता नहीं है, और इसके अलावा वो मल्टीपल चैनल से अपना सामान बेचते हैं। मतलब कि वो होलसेलर के पास जाएगा, रिटेलर के पास जाएगा, फिर रिटेलर किसी और रिटेलर या होलसेलर के पास अपना सामान वापस करवा सकता है। इतना ही नहीं, फेरी पर जो सामान बेचते हैं, जो सड़कों पर सामान बेचते हैं, वो लोग भी लेते हैं। वो आपस में कई बार एक्सचेंजेस कर देते हैं। तो एट द एंड पुलिस को यहां से सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगी थी। अब पुलिस की नजर टिकी हुई थी तो उनकी मिसिंग कंप्लेंट वाली ड्रिल पर, लेकिन वहां से भी कुछ भी हाथ नहीं लगा। तो क्या ये केस ऐसे ही रह जाएगा? क्या वो हैवान ऐसे ही छूट जाएगा? नहीं, पुलिस को ये चीज मंजूर नहीं थी। लेकिन क्या कोई ऐसी चीज अभी भी हो सकती है जिससे उस लड़की को आइडेंटिफाई किया जा सके? और तब उनका ध्यान उस टैटू पर जाता है जो लड़की के हाथ पर था। इस टैटू के बारे में और ज्यादा जानकारी निकालने के लिए उन्होंने एक अजय नाम के टैटू एक्सपर्ट को बुलाया, और अजय ने पुलिस को बताया कि ये जो टैटू है इस पर किसी आर्टिस्ट का स्पेसिफिक मार्क नहीं है, तो ये बताया नहीं जा सकता है कि ये किसने बनाया है। लेकिन हाँ, इतना जरूर बताया जा सकता है कि ये किसी प्रोफेशनल का काम नहीं है। ये जो रोड साइड टैटू आर्टिस्ट होते हैं जिनका काम बहुत ज्यादा सफाई का नहीं होता और वो लोग सस्ते में कर देते हैं, ये काम उनका है, क्योंकि उस टैटू में वो फिनिश, वो शार्पनेस नहीं है जो एक प्रोफेशनल के पास से आती है। अजय की इस इंफॉर्मेशन ने पुलिस का काम आसान नहीं किया, बल्कि पुलिस का काम और ज्यादा बढ़ा दिया। लेकिन फिर भी अजय ने एक छोटी सी ही सही उम्मीद तो दी थी कि इस लड़की को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। पुलिस ने आसपास के एरिया के अपने इन्फॉर्मेंट नेटवर्क को एक्टिवेट किया, और खुद भी उन्होंने जगह जगह जाकर लोकल टैटू आर्टिस्ट से मिलकर उनसे बात करना शुरू किया कि आखिर क्या किसी ने ये टैटू बनाया है। और इस तरह पुलिस ने लोकल आर्टिस्ट से मिलना शुरू किया, और जब वो 40वें टैटू आर्टिस्ट से मिले तब उस टैटू आर्टिस्ट ने बताया कि हाँ, उसने कुछ समय पहले ही ये टैटू एक लड़की के हाथ में बनाया था। उस लड़की ने ही उसे ये डिजाइन दिया था, और वो डिजाइन उसने उसे इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। इसका मतलब अब लड़की को आइडेंटिफाई किया जा सकता था। उस लड़की का नाम था अंजलि। अंजलि का जब इंस्टाग्राम अकाउंट देख रही थी पुलिस, तब उन्हें एक ऐसी बिल्डिंग मिली जिसके सामने खड़े होकर अंजलि ने फोटो खिंचाई थी। वो बिल्डिंग वही नए गांव वाली बिल्डिंग थी। पुलिस तुरंत उस नए गांव के अपार्टमेंट बिल्डिंग में जाती है। वहां पर उन्हें एक गार्ड मिलता है। उस गार्ड को पुलिस अंजलि का फोटो दिखाकर पूछती है कि क्या वो यहाँ पर रहती है। गार्ड उन्हें बताता है कि हाँ, वो बीविंग में 302 नंबर के फ्लैट में रहती है। पुलिस तुरंत उस फ्लैट में जाती है। फ्लैट पर ताला लगा हुआ है। पुलिस ताला तोड़ती है, पुलिस दरवाजा खोलती है, लेकिन अंदर तो कुछ ऐसा शक करने लायक था ही नहीं।
लेकिन तब पुलिस की नजर उस हॉल की आखिरी दीवार पर जाती है जहां पर खून लगा हुआ था। पुलिस उस दीवार की तरफ आगे बढ़ती और पुलिस जैसे ही बेडरूम में एंट्री करती है, उनके सामने सूखा पड़ा खून जिसका कभी सैलाब आया हुआ था वो उन्हें मिलता है। पुलिस को अब अपना क्राइम सीन मिल चुका था, लेकिन जो नहीं मिला था वो था मर्डर वेपन। इसके बाद दो पुलिस वालों ने अंजलि के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ करनी शुरू की। पड़ोसियों से बात करते हुए पुलिस को पता चला कि पड़ोसियों को तो पता ही नहीं है कि यहाँ पर यह सब हो चुका है, और ना ही उन्होंने ऐसी कोई आवाजें सुनी जिस पर कोई शक किया जा सके। एक पड़ोसी ने पुलिस को बताया कि अंजलि यहाँ पर अपने पति मिंटू और एक छोटी बेटी के साथ रहती है, लेकिन हाँ, बहुत दिनों से, मतलब लगभग 10-12 दिन हो चुके हैं, उसने अंजलि, मिंटू या फिर उसकी बेटी किसी को भी यहाँ पर देखा नहीं है। अब देखिए, मुंबई शहर है, यहाँ पर किसी को किसी से मतलब होता नहीं है, और इसीलिए जब पड़ोसियों ने देखा कि 10-12 दिन दोनों नहीं भी दिख रहे तो कोई बात नहीं है। वैसे भी दोनों पति पत्नी काम पे जाया करते थे तो शायद किसी काम से बाहर होंगे, ऐसा पड़ोसियों ने पुलिस को बताया। और यहाँ पर पड़ोसियों से बात करते करते पुलिस की मुलाकात एक प्राची नाम की लड़की से हुई। प्राची जो कि नीचे वाले फ्लोर में रहती थी और वो अंजलि को बहुत समय से जानती थी। प्राची ने पुलिस को बताया कि वो अंजलि को तब से जानती है जब वो पहली बार मुंबई आई थी। दरअसल अंजलि और मिंटू दोनों बिहार के रहने वाले हैं और करीब 2 साल पहले उन दोनों की शादी हुई थी, और शादी के तुरंत बाद ही वो लोग मुंबई की एक चौल में शिफ्ट हो गए थे। ये वही चौल थी जहां पर प्राची भी उनके साथ रहती थी। अंजलि ने प्राची को बताया था कि जब उसे पता चला कि मिंटू मुंबई में रहता है तो उससे शादी करने के लिए बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसकी नजरों में मुंबई एक ड्रीम सिटी थी। लेकिन जब वो उस चौल में आती है तो उसके सारे सपने बिखर जाते हैं, और इसीलिए वो बार बार मिंटू को शिफ्ट होने के लिए बोला करती थी। अब चौल में रहते हुए भी इतना समय बीत चुका था कि उन लोगों के आसपास दोस्त बन चुके थे, और वहीं पर प्राची और अंजलि की दोस्ती हुई थी। और उसी दोस्ती के चलते प्राची ने ही उन लोगों को बताया था कि नए गांव में एक अपार्टमेंट है जो बहुत ही सस्ते रेंट में आप लोगों को मिल जाएगा, और तब वो लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। चौल में अंजलि एकदम सिंपल रहती थी, लेकिन यहाँ फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद अब वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने लगी थी। वो वेस्टर्न ड्रेसेस ट्राई करती थी, बाहर जाने से पहले मेकअप करना जरूरी हो गया था, और उसने मिंटू को मनाते हुए एक जॉब भी ले ली थी। वो एक केटरर में सर्वर का जॉब करने लगी थी, और इसीलिए कई बार उसे बाहर रहना पड़ता था इन कामों के चलते, और वो कई बार आने में लेट भी हो जाती थी। और इसीलिए जब वो इतने दिनों से उससे नहीं मिली थी तो ये चीज प्राची के लिए कोई नई नहीं थी, क्योंकि कई बार वो दिनों तक बाहर भी रहती थी केटरिंग के चलते। और रही बात मिंटू से मिलने की, तो मिंटू से उसकी उतनी करीब दी दोस्ती थी भी नहीं, इसलिए मिंटू से मिलना नहीं मिलना उसके लिए बराबर की बात थी। पड़ोसियों से सारी बात करने के बाद पुलिस ने मिंटू का फोटो, जो कि उन्हें अंजलि के इंस्टाग्राम पे मिला था, उसे पुलिस ने कंफर्म किया कि क्या यही मिंटू है। पड़ोसियों ने बोला कि हाँ, यही मिंटू है। अब पुलिस के पास मिंटू पर शक करने के 2 वजह थी। पहला तो ये कि मिंटू ने मिसिंग कंप्लेंट ही नहीं लिखवाई, और दूसरा ये कि जो मर्डर का प्लेस है वो कोई और नहीं, उसका खुद का घर है। अब देखिए, जब मर्डर यहाँ पर हुआ है और बॉडी कहीं और मिली है, इसका मतलब यहाँ से बॉडी को लेकर तो जाया गया होगा ना। और तब पुलिस ने उस अपार्टमेंट के सीसीटीवीज को खंगालना शुरू किया, और तब उन्हें वहां पर दिखा कि एक मोपेड पर 2 लोग बैठकर, जिसमें से एक मिंटू था, जा रहे हैं। मिंटू मोपेड चला रहा है, पीछे एक अनजान आदमी बैठा है जिसके बारे में पुलिस को अभी तक कुछ भी पता नहीं है। उसके हाथ में ही वो 14 महीने की बच्ची है, और साथ में वो बैग जो पुलिस को उस बीच पर मिला था। सीसीटीवी फुटेजेस देखने के बाद पुलिस को ये तो पता चल गया था कि ये खून मिंटू नहीं किया है, लेकिन क्यों, और इतनी बेरहमी से क्यों? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने बिहार पुलिस से कांटेक्ट किया, ताकि बिहार पुलिस मिंटू के और अंजलि के घर वालों से कांटेक्ट कर सके। और वहां से उन्हें पता चला कि जो 14 महीने की अंजलि की बेटी थी वो अंजलि के माँ बाप के पास थी, और वो किसी और ने नहीं, मिंटू ने ही छोड़ा था। इसका मतलब मिंटू मुंबई छोड़ चुका था। तो क्या उसे बिहार में ढूंढना होगा? बिहार पुलिस ने मिंटू के घर वालों से बात की, उसके दोस्तों से पता किया, उसे आसपास ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। मिंटू का कोई अता पता नहीं था। आपको याद है, मिंटू का इस क्राइम में एक और आदमी ने साथ दिया था। अंजलि के घर वालों से पता चला कि ये कोई और नहीं, मिंटू का बड़ा भाई रामब्रिज है। और इसके बाद पुलिस रामब्रिज के मुंबई वाले घर पे पहुंचती है, जहां पर वो रेंट से रहा करता था, लेकिन वहां पर उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा।
और यहाँ से शुरू हुई एक मैनहंट। पुलिस ने आसपास के सारे पुलिस स्टेशंस को, रेलवे स्टेशंस, बस स्टैंड्स, एयरपोर्ट, हर एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली जगह पर इन लोगों के फोटोज पहुंचा दिए थे कि यदि कोई भी इन्हें आइडेंटिफाई करता है तो पुलिस को जरूर से जरूर पता दिया जाए। इस मैनहंट में पुलिस को उस बॉडी मिलने से 9 दिन लगे और 9वें दिन दादर स्टेशन से मिंटू को अरेस्ट कर लिया गया। मिंटू ने तुरंत ही अपने भाई की लोकेशन भी गिव अप कर दी और उसके बाद राम ब्रिज को भी अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस ने गुनहगार को तो पकड़ लिया था, लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल था कि भाई आखिर क्यों। मिंटू ने पुलिस को बताया कि जब वो लोग चौल से इस नए गांव वाले फ्लैट में शिफ्ट हुए थे, तब से ही अंजलि के तेवर कुछ बदले बदले से थे। वो बहुत ज्यादा मेकअप करने लगी थी, वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने लगी थी, और यदि कोई इस चीज को पॉइंट आउट कर दे, उसे इस बारे में कोई कुछ बोल दे, तो वो उससे वहीं पर झगड़ पड़ती थी। लेकिन मिंटू को इन सब चीजों से कोई दिक्कत नहीं थी। मिंटू को दिक्कत थी कि अब अंजलि ने एक नहीं 2 जॉब्स ले लिए थे और उसका जो केटरिंग में सर्वर वाला जॉब था वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ज्यादा डिमांडिंग था, जिसके चलते वो ना तो मिंटू पर ढंग से ध्यान दे पा रही थी और ना ही अपने 14 महीने की बेटी पर। और इस चीज को लेकर दोनों के बीच बीच में कभी झगड़े भी हुआ करते थे। इसी बीच मिंटू को यह भी शक होने लगा था कि हो ना हो कहीं तो भी इसका अफेयर चल रहा है, और इस चीज को लेकर भी झगड़े हो रहे थे। और उस रात भी यही सब झगड़े हो रहे थे, क्योंकि आज भी अंजलि लेट आई थी और झगड़े में मिंटू ने यह बोल दिया कि अब कहां से मुंह काला करवा के आई है। और इसका जवाब अंजलि ने भी गुस्से में दे दिया कि है एक केटरिंग में ही काम करने वाला साथ में उसके साथ। और यहाँ से दोनों का झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि मिंटू ने गुस्से में अंजलि के सर को दीवार पर दे मारा और तब उसे वहां पर वो घाव आया था। लेकिन मिंटू वहां पर भी नहीं रुका। उसने गुस्से में आकर चाकू से अपनी ही बीबी का मर्डर कर दिया। इसके बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसके टुकड़े किए, और जब वो उसकी लाश को ठिकाने ले जाने के लिए समुद्र के पास ले जा रहा था, तब गलती से एक क्रीक पर उसका सर कहीं तो भी गिरकर गुम हो गया। मिंटू की बताई हुई जगह पर पुलिस ने उसके सर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वो सर कभी हाथ आया ही नहीं। देखिए, जो केस है इसमें मिंटू ने अंजलि की पहचान छुपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो त्रिशूल वाले टैटू ने उसका भांडा फोड़ दिया। लेकिन इसके उलट एक और केस है जहां पर पुलिस को पता है मर्डर किसका हुआ है, पुलिस को यह भी पता है कि मर्डर किसने किया है, लेकिन फिर भी पुलिस के पास कोई क्लू नहीं है। हमने यहाँ पर उस केस को पूरी तरह से डिस्कस किया है, जहां पर क्रिमिनल बोल रहा है कि हाँ भाई मैंने ही मर्डर किया है, तेरे में दम है तो पकड़ के दिखा।